सवाल पूछ दिया जाएगा तो भी हम कर सकते हैं। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 4 गुना हो जाए, तो आप चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं किस दर से ये 4 गुना हुई है, लेकिन जरूरत नहीं है। आपसे बोल रहा है समान दर से कितने समय में 13,500 रुपये हो जाएंगे 1350 के। तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन को समझिए, अगर आप 1350 रुपये को 13,500 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने गुना होगा, डिवाइड करके तो पता लगेगा कितने गुना होगा। फिर 1350 से अगर 13,500 को हम डिवाइड करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये पैसा कितने गुना हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो जीरो तो यही कैंसिल हो जाएगा, पूरा 10 बार लग रहा है, यानी कि जो पैसा है वो कितने गुना हो रहा है। तो सवाल हमारा यहाँ पे एंड हो गया कि 4 गुना होने में अगर 4 साल लगे तो 10 गुना होने में कितना है ना। ये जो पैसा है ये 10 गुना ही तो करना है, तो 10 गुना होने में अब आप एक तरीका ये भी था 1350 रुपये लेते 4 साल में 4 गुना करते, फिर देखते कितना ब्याज मिल रहा है, आगे बढ़ते फिर आप और देखते कि अगले 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो ऐसे आप कोशिश करते तो कभी ना कभी आप 13,500 के बराबर पहुंच जाते। वो थोड़ा सा कैलकुलेट आप सबसे पहले ये देखा करो कि पैसा कितने गुना हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया पैसा कितने गुना करना है, 10 गुना करना है। 4 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 गुना होने में टाइम लग रहा है कितना, 4 साल। तो साधारण ब्याज पर आपको सीधे सीधे देखो, अगर ये गुना वाले सवाल हो ना तो आपको 4 साल में 4 गुना करने के लिए जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, 3 रुपए का। लेकिन अगर मैं 10 गुना करना चाहूँ तो 1 रुपए को 10 रुपए बनाने के लिए मुझे ब्याज चाहिए कितने का, 9 का। बस ये पता करना है अगर 3 रुपए का इंटरेस्ट मुझे 4 साल में मिल रहा है तो यहाँ 9 रुपए का इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब ये समान रेशियो में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप डबल टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज भी तो डबल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो ब्याज 3 गुना हो गया तो टाइम भी 3 गुना लगना चाहिए, चाहे डायरेक्ट देख लो 4 का 3 गुना कितना होगा, 12 साल लगेगा। और अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 रुपए का ब्याज है और टाइम लगा है कितने साल का, 4। यहाँ पर आपको ब्याज मिल रहा है 9 रुपए का, टाइम निकालना है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से तो 9 हमारा इजीली कितने बार में कटेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समय लगेगा 4 × 3 कितना हो जाएगा, 5। सीधा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में कितने गुना हो रही है। अब आपका मतलब ये था कि 2,000 रुपए का 15 साल का साधारण ब्याज उसी दर से बताइए, दर नहीं निकालनी। आप केवल टारगेट ये करो कि हमें कितने साल का ब्याज निकालना है, 15 साल का, और हमें डेटा दे रखा है कितने साल का, तो 5 साल में 3 गुना तो हो ही रहा है, ठीक है। चलिए 5 साल में जो पैसा है वो कितने गुना हो रहा है, 3। तो हमें यहाँ पर ब्याज मिल रहा है कितने का, 2 रुपए का। अब अगर हमसे कोई पूछे कि 15 साल में क्या, तो 15 साल में तो ब्याज ज्यादा ही मिलेगा, 15 साल में तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। आपने कितने रुपए निवेश किए, तो 2,000 का अगर 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6,000। ब्याज कितना मिला, 4,000 रुपए बढ़ गए तो 4,000 रुपए ब्याज। आप ब्याज को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप केवल ये देखो कि 15 साल में ये पैसा कितने गुना हो जाएगा, तो ब्याज तो अपने आप आ जाएगा। आप देखिए यहाँ ब्याज कितने रुपए है, कितने साल का समय लगा, 5 साल। अगर हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पर जो ब्याज है वो कितने रुपए मिल रहा है, तो ये भी बता देंगे कितने गुना पैसा हो जाएगा। तो ब्याज नहीं पता है यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो ब्याज आप ऐसे ही एज इट इज लिख लो। हमने x मान लिया तो x लिख लो। कितने साल का ब्याज निकालना है, तो 5 से तो 15 कट जाएगा, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो ये जो ब्याज आएगा ना 15 साल का, ये कितना आएगा, 6। इसका मतलब हमको यहाँ पर जो ब्याज जोड़ना है वो कितने रुपए का जोड़ना है, तो 1 रुपए में जरा 6 रुपए जोड़ो, कितना हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपका जो पैसा है 15 साल के बाद इसी दर से कितने गुना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर मैंने नहीं बताई। अब एक बात बताओ, अगर कल को यहाँ पर एग्जामिनर ये बोलते कि ब्याज की दर डबल कर दी जाए तो पैसा कितने गुना होगा। ऐसे मैं केवल एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पेट नहीं चला रहा है, सोचना है केवल। अगर ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए तो पैसा कितने गुना हो जाएगा, बस इतना आपको बताओ। 14 गुना, 14 गुना, 13 गुना, क्योंकि ब्याज डबल होगा केवल। अगर डबल रेट से आप लगाइए, ब्याज पर डबल करेंगे तो ब्याज ही तो डबल होगा। 6 रुपए की जगह ब्याज कितना हो जाएगा, 12 रुपए, और 1 रुपए मूलधन, तो पैसा जो होगा वो 13 गुना होगा। ऐसा मत सोचना 7 गुना हो रहा है तो डबल ब्याज दर से 14 गुना हो जाएगा। तो पैसा हमारा 15 साल में हमें पता लग गया कितने गुना हो जाएगा, तो 15 साल में 7 गुना हो जाएगा। आपसे तो 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं, करिए जरा 7 गुना इसका। अगर 7 गुना करेंगे तो आपका पैसा कितना हो गया, 14,000। तो क्या ब्याज भी 14,000 है, नहीं ना। ब्याज का मतलब होता है फायदा या बढ़ोतरी।
14,000 हो गया और आपने जमा कितना किया है, तो 2,000 अपना निकाल लो इसमें से। 14,000 में से 2,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना ब्याज आएगा, 12,000 रुपए का आपको केवल ब्याज मिलता है। अगर ये पूछा जाता 2,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तब आपका आंसर होता 14। अब ये कुछ सवाल ऐसे जिसमें कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, अमाउंट के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं किसी सवाल में, केवल इतना बताया इतने टाइम में इतने गुना हो रहा है, इस दर से इतने गुना हो रहा है। तो मैंने पहली क्लास में आपको क्लियरली बोला था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई करते तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आपको परसेंट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अगर आप दर का और समय का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साधारण ब्याज तो मिलेगा, लेकिन वो 100 रुपए का साधारण ब्याज होगा। परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का। 100 रुपए में कितना ब्याज मिलेगा ये पता लग जाएगा। तो अगर आप 100 रुपए का ब्याज निकालते हैं किसी भी तरीके से, तो R और इंटू टी वो उस ब्याज के बराबर हो जाएगा। अगर R दे रखा होगा तो T निकाल लेंगे, T दे रखा होगा तो R निकाल लेंगे, सिंपल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। अब साधारण ब्याज परसेंट में कहां से आता है, ये तभी आएगा जब प्रिंसिपल हमारा कितना हो। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। आप मूलधन को 100 रुपए मान लो, 100 रुपए पे जितना ब्याज मिलेगा वो परसेंट में क्या रहेगा, देखो अगर 100 रुपए मूलधन मान लेंगे तो जो ब्याज आएगा वो R इंटू टी के मल्टीप्लाई के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि वो परसेंट में आएगा। जैसे आप ओरल सोचो 5% की दर है, 3 साल का ब्याज कितने परसेंट होगा, 5 और 3 की मल्टीप्लाई तो करनी है, 5 इंटू 3 कितना होता है 15% का मतलब 100 रुपए पे आपको 3 साल में 15 रुपए फायदा यानी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो R और T का मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा परसेंट में सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, और ये परसेंट में तभी आएगा जब मूलधन कितना मानोगे। तो 100 रुपए मूलधन मानने में कोई ज्यादा समस्या है, सिंपल ही तो सवाल आते हैं। कैलकुलेटिव आएंगे तो हम उन पे बात करेंगे कि क्या करना है। फिर एक दो सवाल, 25 साल में आपका पैसा दोगुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन तो हमें कितने रुपए मान लेना है, 100 रुपए। अब 100 रुपए का दोगुना कौन नहीं कर पाएगा, 100 रुपए का दोगुना कितना होगा 200। अगर 100 रुपए का दोगुना 200 होगा तो ब्याज हमको सिर्फ कितना मिला है 100 रुपए का। क्या हम ये कह सकते हैं जो ब्याज 100 रुपए ये परसेंट में, क्योंकि मूलधन कितना माने हो 100 रुपए। अगर मूलधन 100 रुपए मानोगे तो जो भी ब्याज मिल रहा है वो परसेंट में ही है। तो अगर ये परसेंट में है ब्याज तो R और T का मल्टीप्लाई हमारा 100 रुपए आना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ से दो ही चीजें होंगी, या तो आपसे पूछेगा R, तो जितना ब्याज आपको मिल रहा है परसेंट में उसको आप टाइम से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि T उधर जाएगा डिवाइड नहीं तो आएगा, और या फिर आपसे पूछेगा टाइम बताओ, तो जितना भी ब्याज आ रहा है परसेंट में उसको आप रेट से डिवाइड कर लो कितना परसेंट ईयर की, वही तो काम करने। आपको क्या दे रखा है इसमें, टाइम दे रखा है, कितने साल का। थोड़ा और सोचो, अगर 25 साल में 100% ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना परसेंट मिलेगा, हर साल बराबर ही तो मिल रहा है। 100 को 25 से डिवाइड करो, एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है, सिर्फ 4%। ऐसे सवालों में कोई ऐसा अप्रोच मत लगाना कि हम PRT अपॉन 100 लगा के मान, बता दूंगा एक दो सवाल कैसे PRT अपॉन 100 लगा। लेकिन अभी आप बताओ क्या ओरल नहीं सोच पाओगे कि दोगुना करने पर 200 रुपए हो जाएंगे, ब्याज कितना मिला 100 रुपए। 25 साल में 100 रुपए मिलेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे, एक साल में 4 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 100 रुपए पे एक साल में जितना ब्याज मिलता है उसी को तो प्रतिशत वार्षिक दर कहते हैं। 4% एक साल का ब्याज होता है। सेम इसी प्रकार का ये भी सवाल है, 20 साल में पैसा हो रहा है 3 सही 1/2 गुना, क्या इसको 3.5 गुना कह सकते हैं? अरे 3.5 गुना ही तो है, 3 होगा ना, और बहुत ज्यादा सरल करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 7/2। तो अगर मैंने 100 रुपए प्रिंसिपल मान लिया, मूलधन कितना माना, अब आपसे कहा गया कि इसका 7/2 गुना करिए, तो 100 का 7 गुना तो कर लेंगे, कितना आएगा 700, और 2 से डिवाइड कर दो, 700 का आधा कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे सोच लो 3.5 गुना 350 ही तो होगा 100 रुपए का। तो 350 रुपए अगर 100 रुपए से आपने बना लिए तो ब्याज कितना मिला, आपको जो ब्याज मिला वो कितने का मिला 250। अब आगे की बात, टाइम कितने साल का है 20 साल। कोई बात नहीं, फिर से वही काम, हमसे तो ब्याज की दर पूछ रहा है, दर निकालने के लिए क्या करना है, जितना ब्याज मिला उसको समय से क्या करेंगे भाग कर लीजिए। आपको ब्याज मिल रहा है 250 रुपए और समय लगा है 20 साल, तो एक साल का निकालेंगे तो 20 से डिवाइड करो, 25 का आधा 12.5 ही तो होता है। तो
आपकी जो ब्याज दर है वो कितने परसेंट होगी? 12.5% होगी। बात आगे 15% की दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कितने समय में कितने गुना? 3 गुना। अब आप बताइए 3 गुना करना है इस बार, तो मूलधन तो 100 रुपए है ही, 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? कितना ब्याज मिला? ब्याज आपको मिला 200, और चाहे तो आप कह सकते हैं ब्याज 200% है। देखो 100 रुपए मूलधन मानेंगे तो जो भी ब्याज आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। इसीलिए तो अगर 20 साल में 250% मिला तो 1 साल में 12.5% ही तो मिलेगा। 12.5% को 20 साल में 20 बार जोड़ोगे तो टोटल 250% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है 200% ब्याज मिला है, जबकि 1 साल में कितना मिल रहा है? 15%। तो कैसे पता लगाएं कितने साल लगे होंगे? भाई आपको समझ में आता हो तो समझ के कर लो, नहीं समझ में आता तो इस बात को याद कर लो। समय निकालेंगे तो जितना ब्याज मिला दर से क्या कर लो? भाग कर लो। तो ब्याज आपको मिला है 200% और दर कितनी है हमारी? 15। अगर दर वार्षिक है तो समय जो आएगा वो वर्ष नहीं तो आएगा। दर वार्षिक है तो समय किसमें आएगा? वर्ष में आएगा। कितने साल लगेंगे? अब सॉल्व कर लो। 5 से काटिए यहाँ 3 बार और 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 40 बार। कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 13 सही 1/3 साल आ जाएगा। क्या इसको 13 साल लिख सकते हैं? और 1/3 साल को 4 महीने नहीं लिख सकते? 1/3 साल में महीने कितने होंगे? आप अगर महीने में बदलने की जरूरत है पेपर तक तो बदल लो। 1/3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं। तो 13 साल 4 महीने कह सकते हो या फिर 13 से 1/3 साल कह सकते हो। सेम ऐसा ही सवाल नीचे बताए 8 सही 1/3% वार्षिक और धनराशि पूछ रहा है कितने टाइम में 4 गुना हो जाएगी। तो मूलधन हम कितना मान लें? 100 रुपए। 4 गुना करेंगे तो ब्याज कितना मिला? 300%। अब 1 साल का हमें बताओ कितना मिलेगा? इसको देखो 8 × 3 24 और 1 25/3 है। अगर 8 से 1/3 को सरल करके लिख देंगे तो 25/3% ही तो लिखोगे, क्योंकि आप डिवाइड 8 से 1/3 से तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 25/3 से तो कर लोगे। अब आपको बताना ये कितने समय में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो हमें निकालना है टाइम। जितना ब्याज मिला है उसको ऊपर लिख लो, 300 ही तो मिल रहा है यार, और दर कितनी है? 25/3। आप सरल करिए, 25 से 300 हमारा कटेगा, 25 का 1 बार और 25 का 2, 12 में कटेगा। ये नीचे वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई ही तो करेगा, तो 12 × 3 कितना हो गया? इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगा है? 36 वर्ष का लगा। कोई दिक्कत इसमें? आपको कोई जरूरत नहीं है PRT/100 लगाने की। ऐसे कोई भी सवाल आपके सामने आ जल्दी से आप नोट करिए। ब्याज पे 5 साल में कोई धनराशि 3 गुना हो रही है, ठीक है। तो 5 साल में 3 गुना हो रही है, यानी 2 रुपए का ब्याज 5 साल में ले रहे हैं। तो 15 साल में 6 रुपए का ब्याज लेंगे, तो 1 रुपए में 6 जोड़ेंगे तो पैसा कितने गुना होगा। लेकिन आपसे तो 2000 का पूछ रहा है, 1 रुपए का थोड़ा ना पूछ रहा है। 2000 का 7 गुना कितना हो गया? 14000। तो ब्याज कितना आएगा? 12000, क्योंकि आपसे सिर्फ ब्याज पूछ रहा है कितना।
देखो मैं अब पता है 100 रुपये अगर मूलधन मानोगे तो आपको लगेगा 7/6 से मैं गुणा करूँगा 100 तो कट नहीं पाएगा। 6 से 100 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, दिक्कत लगेगी। कैलकुलेशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो दिक्कत उन्हीं को लगती है वैसे जिनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब 100 से 7/6 को मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट कर पाओगे तो आसान लगेगा, नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा अब ये तरीका ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपको 7/6 गुना करने को कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 7/6 गुना अगर हम किसी पैसे को करें फ्रैक्शन में, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 6 रुपये मूलधन हो गया और मिश्रधन बनेगा कितने रुपए? 7/6 का मतलब 6 रुपये जो है ना उसका आपने कितने रुपए बना लिया? 7 रुपये बना लिया, सीधा सा। तो ब्याज कितना मिला आपको? 6 रुपये से अगर 7 रुपये हो रहे हैं तो ब्याज तो सिर्फ 1 ही रुपये मिला है। कितना टाइम लगा है? 3 साल लगा। अब आप BRT अपॉन 100 लगा तो आपको ब्याज की दर निकालना है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट रेट निकालना चाहो तो भी चलेगा। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये तो ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ लिखा होता है P इंटू R इंटू T। R निकालना है तो P और T बचेगा। P और T कहाँ लिखोगे? सिर्फ इतनी बात अपने माइंड में रखिए, P इंटू R इंटू T जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और इंटू में कितना होता है? 100 होता है। तो अगर मुझे यहाँ से R निकालना है तो मैं यहाँ से P को हटाऊंगा और T को हटाऊंगा, तो P और T इसके बटे में ही तो आएगा। आप डायरेक्ट निकालो एक ही लाइन में। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 1 रुपये। 100 रुपये सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्रिंसिपल यानी कि 6। कितना टाइम है? 3 साल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से काट सकते हैं 3 बार और इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार। 50 के बटे में 9 आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। 50 के बटे में अगर मैं 9 लिख रहा हूँ तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो 5 सही 5/9% लिख सकते हैं। ये तो आएगा 9 से 5 बार लगेगा 45, 5 बचेगा। तो 5 से 5/9% ब्याज दर आपकी यहाँ रखी होगी। कोई धनराशि है, अब ये बोल रहे हैं 9 वर्ष में साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन का कितना है? 3/4। इसी लाइन को पिक कर, साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है। तो मूलधन तो हमें पता है हम कितना मानेंगे? 100 रुपये मानेंगे। 3/4 निकालने में क्या दिक्कत है भाई? 3/4 से मल्टीप्लाई करिए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 को तो कितना बार लगेगा? 25 बार। और 25 इंटू 3 कितना हो जाता है? 75। अगर मूलधन को 100 रुपये मानेंगे तो ब्याज कितना आ रहा है? और अगर हम यहाँ पर परसेंट लगा दें कोई दिक्कत? कितना नहीं लिखते हैं। तो साधारण ब्याज 100 रुपये प्रिंसिपल पर हमने निकाल के देख लिया, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। और हमने अभी पीछे सवालों में बात की, अगर प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपये मानेंगे तो जो भी ब्याज आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो आपको ब्याज मिल रहा है यहाँ पर कितने परसेंट? 75%। कितने साल में मिला है? 9 साल। तो टाइम लिख दो इसके नीचे 9 साल। ब्याज की दर निकालना है, तो वही सेम बात है कि अगर हमें यहाँ से ब्याज की दर निकालना है तो क्या करेंगे? 75 को डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। अभी कटेगा 3 से काटिए 25 और यहाँ 3 से काटेंगे तो अब पूरा सॉल्व कर लीजिए। 3 का 8 बार 8 सही 1/3% यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर रही होगी, जिस हिसाब से 9 साल में ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा? 75%। तो अगर ये लिखा हो कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है तो मूलधन तो 100 रुपये मानते ही हुआ, 3/4 निकालने के बाद आपको ब्याज परसेंटेज में पता लग गया कितना आ रहा है? 75%। तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। कोई धनराशि है जिसका साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? तो मूलधन तो 100 रुपये मान लिया, ब्याज निकालना बाकी रहेगा। कैसे निकालना है? ब्याज 16/25 है तो 100 का 16/25 पहले निकालिए। 16/25, 25 से 100 कटेगा कितने बार में? और 16 × 4 64%। यानी कि ब्याज हमको यहाँ पर कितना मिला? 64% का ब्याज मिल रहा। आगे का क्या है? ना तो दर बताइए ना आपको समय बताइए। बताया तो सिर्फ ये बताया कि दर और समय आपस में बराबर है। दर परसेंट में है और समय किसमें है? परसेंट में। तो ये तो आपको भी बताया कि अगर कभी साधारण ब्याज परसेंटेज में अगर आ रहा है तो दर की और समय की गुणा भी उतनी आनी चाहिए। यानी R और T की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? 64 के बराबर। साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में है तो समझ लो कि दर की और समय की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब अगर बराबर है दर और समय तो आप खुद सोचो 64 को 2 बराबर टुकड़ों में सोचते भाई। अगर आप ये चाहते हैं कि 64 2 बराबर संख्याओं का मल्टीप्लाई हो तो वो इसका स्क्वायर रूट ही तो होगा। 64 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। 8 × 8 कितना होता है? 64। नहीं अगर बात बन रही है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए भाई दर और समय दोनों बराबर मानना पड़ेगा। अब आपको R को भी X मान लीजिए
और टाइम को भी क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो दोनों जगह x लिखना पड़ेगा। x इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 64। तो क्या ये कह सकते हैं हम एक्स स्क्वायर है 64 के बराबर, और 64 कितने का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है समय बताइए, तो समय जो है ना वो x बराबर 8 आ रहा है, लेकिन इसकी यूनिट ध्यान रखना कि समय जो आएगा वो किस में आएगा, वर्ष में आएगा। तो 8 वर्ष हमारे पास यहाँ समय रहा होगा, और दर भी 8 ही है, लेकिन दर परसेंटेज में 8% की दर से 8 साल में अगर ब्याज निकालोगे तो कितने परसेंट आ जाएगा 64। वैसे तो इसको सीधे अपने माइंड में फिक्स करके रखा है। ऐसा सवाल आया ना जिसमें दर और समय बराबर, तो जितना ब्याज आ रहा है उसका सीधे स्कोप निकाल दिया, जैसे 64 आया ब्याज, आप सीधे रूट करो, इसका मतलब दर भी 8% है और समय भी कितना होगा 8%। कम से 5-10 सेकंड तो बचेगा, जितना आप इधर लगाएंगे एफर्ट उतनी देर में आप आंसर टिक कर दोगे। यहाँ साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन से ज्यादा है, हो भी सकता है ना ज्यादा, क्या ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता है, बताइए। अरे ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं होता तो फिर 4 गुना 5 गुना 6 गुना कैसे हो जाएगा पैसा, मूलधन से ज्यादा ब्याज हो भी सकता है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा ब्याज, तो 100 रुपए अगर मूलधन मांगने तो 8% बता रहे ज्यादा मिलेगा आपको ब्याज, तो 100 में 8% जोड़ेंगे तो सीधा जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा ब्याज। 100 रुपए में 8% जोड़ना मुश्किल काम तो है नहीं, तो 8% जोड़ लिया हमने, सीधा जो ब्याज आ रहा है कितना है, ये जो 108 ब्याज आ रहा है ये किसमें आएगा, परसेंट, इसमें आएगा परसेंट। अब आपसे कह रहा है समय जो है ना वो दर का कितने गुना है, तो समय दर का 3 गुना है। अब ना तो दर पता है ना समय पता है, अब 3 गुना के लिए आप बहुत आसानी से निकाल देखिए, अगर मैं दर को मानता हूं x, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी r की जगह पर केवल x लिखना है और टाइम की जगह पर t। साधारण ब्याज परसेंटेज में होने का मतलब होता है कि दर की और समय की गुणा भी उतनी ही आएगी, तो r और t की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, क्योंकि ब्याज 108% मिला, r की जगह x लगाइए और t की जगह 3x लगाइए, बराबर में लिख दो 108। क्या ये कटेगा 3 से, 3 का 3 बार 9, 3 का 6 बार, x और x का मल्टीप्लाई होता है x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर हमको कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो अगर x स्क्वायर हमारा 36 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा क्या है, समय पूछ रहा है, तो समय हमारा देखो ये वाला है 3x। अब 3x निकालने के लिए यहाँ x का मान लगाना पड़ेगा, कितना लगाना है x का मान, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो समय है वो कितने वर्ष हो गए,
ब्याज कितना आएगा? सर ये पहला रिपीट कर दीजिए। चलो बोल रहा है कोई राशि में साधारण ब्याज पे कितनी हो जा रही है? 7/6। तो मैं मूलधन को 6 रुपये मान लूँ, तो 6 रुपये मूलधन मानेंगे तो 6 का 7/6 निकालेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, मिश्रधन कितना आ जाएगा? 7। तो 1 ही रुपये तो बढ़ गया, ब्याज 1 रुपये का 3 साल हमारा समय लगा लिया BRT अपॉन 100। हाँ वही तो बात है, मूलधन आप 1 रुपये की जगह 6 मानेंगे तो आसान हो जाएगा ना, 6 से 6 कट जाएगा, कुछ भी आंसर आप 1 रुपये मानेंगे तब भी सेम आंसर ही आएगा। देखो और अगर सोच पाओ तो देख लो, 7/6 गुना हो रहा है। अब पता है ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से अपने आप आपके अंदर से डेवलप होगी, कोई नहीं सिखाता है तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार सवाल लगाएंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। अब जैसे 7/6 है ना, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि मुझे 1/6 का ब्याज मिल रहा है, 1/6 का मिल रहा है, तो 16 से 2/3% ब्याज हो गया, और 16 से 2/3% का मतलब होता है कितना ब्याज? 50/। अब इसको ओरल अगर किसी ने कर दिया तो वो इतना ही सोचेगा 1/6 तो 50/3% होता है। अगर ये मुझे 3 साल में मिल रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 साल का आ गया। आप सोचो आपकी तरफ 20-25 सेकंड में तो आपको लगेगा कि हमने ठीक कर लिया, 20-25 सेकंड में भी कर लिया, कोई सवाल तो बहुत ठीक का है। जिसने 5 सेकंड में कर लिया वो तो आपसे 20 सेकंड आगे रहेगा ना पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि जो सवाल जिसकी वैल्यू जितनी हो उतना ही टाइम हो, अगर किसी सवाल की वैल्यू 5 सेकंड की है तो 5 सेकंड में करना आपको भी आना चाहिए, वरना कंपटीशन किससे? जो पेपर देंगे उन्हीं से तो है। अब एक बच्चा 5 सेकंड में कर रहा है 8-10 क्वेश्चन, आप उनको 20-25 सेकंड में करके आपको लग रहा है कि हमें मैथ बहुत अच्छी होगी, नहीं है भाई। जो 5 सेकंड में कर रहा है वो 20 सेकंड में बचाएगा, अगर उसने 10 सवाल में 20 सेकंड बचा रही तो 200 सेकंड बचेगा, तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आपसे ज्यादा कर देगा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सही टाइम में पेपर पिक नहीं करोगे, जैसे मैथ नहीं दिया 25 क्वेश्चन SSC में करने पहुंच नहीं गए, आपको लग गया 20-25 मिनट, बचा 35 मिनट, आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई। 35 मिनट बची, 75 क्वेश्चन करने मुझे, बस उतना प्रेशर बना तो रीजनिंग में आप गलतियां करना शुरू, जाना बाएं होगा जाओगे दाएं। क्योंकि ऐसा होगा कि जब आप फ्री माइंड होकर अगर कोई काम कर रहे होते तो गलतियां कम होगी। जहां आप ये सोच रहे होते हैं कि अरे टाइम बहुत कम बचा है, वहां पर कब आपसे गलती होगी आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। मॉक लगाओ तो बस इतना टाइम मैनेज करने की कोशिश करना कि 35 मिनट के समय में आप मैथ और रीजनिंग दोनों सॉल्व कर पाए। 35 मिनट बचे हुए आपके 25 मिनट है, अब इनको आप मैनेज कर लो कि जीके पे कितना देना है और इंग्लिश पे कितना है, क्योंकि इंग्लिश और जीके दोनों ही आप मान लो कि बहुत ज्यादा समय किसी क्वेश्चन पे आपसे नहीं देंगे। केवल कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट इंग्लिश में होगा जिसमें आपको टाइम लगेगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है, और ऑनलाइन पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ता है, स्क्रॉल बहुत करना होता है। आप पता लगा क्वेश्चन पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंशन ऊपर से गायब, ढूंढ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में कहां पे भी सेंटेंस। जीके में तो कितना टाइम देते हो आप, कितना दोगे? अगर 25 क्वेश्चन जीके के कोई दे दे, आपको पढ़ के केवल आंसर ही तो लगाना है, पढ़ने में कितना समय लगेगा? 10, 15, 20 सेकंड, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, समझोगे भी ऐसे थोड़ा ना पढ़ के लगा दोगे। और जीके में मैं बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा पेपर में, इससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका 5 मिनट में जीके हो जाएगा। पता कैसे होगा उनका 5 मिनट है? क्योंकि वो पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा हमें आता ही नहीं, छोड़ो। जब आप छोड़ ही दोगे क्वेश्चन को तो आपको वो 10 सेकंड जो सोचने में लग रहा है वो लगने ही नहीं है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया, आपने वो चीज पढ़ी नहीं कभी, आप सोचोगे उसका आंसर मार्क कर देगा, तो आगे बढ़ो, टाइम क्यों खराब करोगे? पढ़ेंगे वो जीके पढ़ेंगे, पेपर में जो आएगा वो पता नहीं क्या आएगा। आप तो जीके पढ़ रहे हो, क्या पढ़ोगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें पढ़ोगे आप। पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपसे पूछेगा हवा महल में कितनी
आपने तो हवा में पढ़ा होगा, किसने बनवाया, कहाँ इसके फिर ये पढ़ लोगे, कब बना ये भी पढ़ लोगे, फिर क्या गिरने जाओगे। वो जब पेपर में आता है क्वेश्चन तब किताब में सकता है कि हवा महल बिखरी है। ये समस्या है। अब जो चीज़ें किताबों में अभी तक मेंशन नहीं है वो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। अब इसको जो बहुत जैसे कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है कि शायद लड़कियां को कर भी दे, लड़कों के तो बस की बात है ही। अभी बता रहा हूँ नेशनल ग्रुप टी में 2018 को क्वेश्चन आया था नीचे का, एक सीरियल था, टीवी सीरियल, उसे कोई अवार्ड मिला, उसने ये पूछा था ये सीरियल किस सन में शुरुआत हुई, बता पाएगा कोई लड़का। लड़के तो शायद सीरियल देखते भी बहुत मुश्किल से ही होंगे। सर मेकअप से भी रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड आ रहा है, जिन लड़कियों का मेकअप होता है उससे भी रिलेटेड आता वो है। मुझे नहीं पता है इसके बारे में, हो सकता आता हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं। तो अब बताओ कहाँ तक पढ़ोगे, वही तो पढ़ोगे जो किताबों में लिखा है। चलिए देखो ब्याज निकालना सीखते हैं।
निकालने का एक तो तरीका आपको बताइए, PRT अपॉन 100 ब्याज तो आ जाएगा। सिंपल लिखा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जैसे आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए 12% ईयरली 4 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकालोगे आप, PRT अपॉन 100। सबसे पहले आप देखिए प्रिंसिपल कितना है, जो उधार दिया गया पैसा 7,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% और समय कितना है 4 साल। सीधा सा कैलकुलेशन करके आपको पता लग जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है। डायरेक्ट भी कर सकते कुछ लोग। भाई एक बात बताओ, 12% की दर से 4 साल का ब्याज बनेगा 48%। 12% की दर से 4 साल का कितना ब्याज बनेगा 48%। अब देखो एक चीज पूछ, ब्याज नहीं पूछ रहा आपसे, पूछ रहा है ये पैसा कितना हो जाएगा। जब ये पूछा है कितना हो जाएगा ये पैसा, तो आप समझ लो कि आपसे अमाउंट पूछ रहा है किसका, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज। तो पहले ब्याज निकाल लेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे। ब्याज देखते हैं कितना हो रहा है। जीरो तो यहाँ पर कैंसिल हो ही गया, कितना आएगा 12 × 8 96, 12 × 7 84, 84 और 9 कितना होता है 83। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 कितना होगा 24, 4 × 3 12 और 2 14, 4 × 9 36 और 1 37। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, ये ब्याज है, लेकिन पूछा जाए कितना हो जाएगा ये पैसा, तो भाई आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। आपने उधार कितना लिया है 7,800 और ब्याज कितना हुआ है 3,700, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो पता लगेगा पैसा हो कितना जाएगा। भाई ब्याज पे तो पैसा बढ़ेगा ही, जितना ब्याज मिल रहा है उतना जोड़ तो पता लग जाएगा कितना हो जाएगा। ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 44 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। 7 और 8 15 का 5, 3 और 7 10 और 1 11, यानी आपका पैसा हो जाएगा 11,500। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन तरीके और होते हैं, जैसे 12% के हिसाब से 4 साल का आप इंटरेस्ट निकालोगे, 12% के हिसाब से 4 साल का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई तो करोगे, 12% और इंटू 4 साल, आपका जो इंटरेस्ट बना वो कितने परसेंट का बना 48%। अब मैं 48% को भी फ्रैक्शन बना के लिख दे रहा हूँ, घटेगा ये 4 से यहाँ 12 बार और 4 से यहाँ कितना आएगा 25, ठीक है 12/25। अब आप मुझे बताइए 12/25 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैंने 25 रुपए उधार लिए होंगे, यानी प्रिंसिपल कितना होगा 25 रुपए, तो मैं अगर 12 रुपए का ब्याज ले रहा हूँ तो मेरा पैसा 25 + 12 कितना हो जाएगा 37। मैं 25 रुपए उधार लूंगा तो 48% ब्याज दर पे 25 रुपए कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। और मुझे पता है कि मेरे पास पैसा कितना है, तो 25 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 7800। अब यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, 25 से ये कटेगा, 25 का 3 बार 75, 3 और 0 25 का 1 बार, क्या बचेगा 5, 25 का 2 बार। 1 यूनिट बराबर कितने रुपए आ रहे हैं? तो अगर आप 37 की वैल्यू निकालेंगे, आप जरा 312 से मल्टीप्लाई करके देख लेना घर पे, आपका सेम आंसर यही आ रहा होगा 11,554। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ज्यादा इरिटेशन हो रही है। भाई 25 से पहले डिवाइड करोगे, फिर 37 से मल्टीप्लाई करोगे, या सीधे इंटरेस्ट निकालो। कोई बहुत ओवर कैलकुलेशन हो रही हो तब तो चलो ठीक है। हाँ ये भी इसलिए सीखो, कुछ जगह ऐसा होगा कि आपको रास्ता नहीं दिखेगा तो यही निकालेगा आपको आगे। 5,000 रुपए का 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 1 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज लिखा है। अब पहले आप इस बात को समझिए, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना पैसा प्रति रुपया, पैसा लिख लिया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, पैसे से पैसा काट दिया, बटे में 100 का मतलब क्या परसेंटेज नहीं होता है, होता है। तो इसका मतलब ये जो पैसा प्रति रुपया लिखा है इसका मतलब सीधा ये कि परसेंट है। ये जो जहां भी ये पैसा प्रति रुपया लिखा दिख जाए तो इसकी जगह आप समझ लेना ये क्या लिखा है परसेंट। चाहे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, पैसा प्रति रुपये का मतलब क्या होता है परसेंट। तो 2% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है प्रति माह, ये पूरे साल का ब्याज नहीं है, सिर्फ 1 महीने का है। कितने परसेंट है, तो 12 महीने यानी कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करते, 12 × 2 कितना होगा 24% आपका टोटल पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो बनेगा। हमें साल से मतलब ही नहीं, हम टाइम देखेंगे कितना है 1 साल। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, यूनिट बराबर। अगर महीने का रेट लगा रहे हो तो समय को महीने में बदलो, या फिर अगर वर्ष में समय लगा रहे हो तो बात से करो। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो R और जो T है ना, इनकी यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। इनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए,
आपकी दर महीने में है तो इसको आसानी से महीने में नहीं बदल दोगे। एक साल में महीने कितने होंगे और 3 महीने और जोड़ दो, कुल कितने महीने हैं? यानी कि आपको 15 महीने का ब्याज निकालना है और 1 महीने का कितना परसेंट है? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या होता है PRT अपॉन P, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000। R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%, समय कितना है 15 महीने, बटे में कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, 15 × 2 30, 5 × 3 15, कुल मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट बना कितना बना 15। डायरेक्ट होता तो 15 महीने का 2% के हिसाब से 30% ब्याज हो गया, तो 5000 का 30% ऐसे ही निकाल लो अपने भाई। तो 10% कितना होगा 500 रुपए, 3 गुना करेंगे 30% हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि जैसे ये सवाल आ गया पेपर में, अगर इस पे पेन चला के कर रहे हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं तो ये मानता हूँ इस सवाल को अगर पेपर में करना है तो सिर्फ एक लाइन लिख लो तो बहुत बड़ी बात है, वरना लिखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, ये समझ में आ गई बात। R और T की यूनिट सेम होगी। अगर महीने में आप समय रखना है तो दर भी मासिक होनी चाहिए, वर्ष में समय रखेंगे तो दर वार्षिक होनी चाहिए। अलग अलग तरीके से आपको डील करना पड़ेगा अलग अलग सवाल। ये यहाँ क्या कह रहे हैं 4 वर्ष 8 महीने का ब्याज बताना है, दर दे रखी है 8%। भाई 4 वर्ष तो ये कंप्लीट है ही। अब देखो दर वार्षिक है ना, तो समय को वर्ष में रखना चाहिए। ये तो 4 वर्ष पहले से ही, केवल महीने कितने हैं? अब महीने को वर्ष बनाते हैं तो 12 से क्या करते हैं? महीने को वर्ष बनाते हैं तो 12 से डिवाइड, और वर्ष को महीने बनाते हैं तो 12 से। तो यहाँ पर महीने को वर्ष बना के 12 से भाग करें तभी वर्ष बन जाएगा। 4 × 2 8, 4 × 3 12। इसका मतलब यही तो हुआ 4 सही 2/3 हो गया। अब ये जो डेटा है ये किसमें बदल गया? वर्ष। अब हमने पूरा कंप्लीट इसको वर्ष में लिखा है और सरल करें 3 × 4 = 12 और कितना होगा 14/3। देखो वर्ष में बदलना है तो महीने वाले पार्ट को ही तो इसी को तो वर्ष में बदलना पड़ेगा। 8 महीने को वर्ष बनाया तो 2/3 आ रहा है, तो 4 + 2/3 4 से 2/3, और इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? अब क्या दिक्कत है? साधारण ब्याज तो पूछता है PRT बटे 100। P की वैल्यू कितनी है 12000, R की वैल्यू कितनी है 8%, और T की वैल्यू कितनी है 14%, और डिवाइड में कितना आएगा? फॉर्मूला लिखना हर बार जरूरी थोड़ा है। PRT बटे 100 अपने दिमाग में लेके चलो, बस यूनिट बराबर कर लो। वार्षिक था ना तो हमने समय को भी वर्ष में बदल दिया। अब सॉल्व करिए, 2 जीरो तो हम यही काट सकते हैं। 3 × 12 40 हो गया। अब आप सॉल्व कर लो, 14 × 4 56, 560 को 8 से और मल्टीप्लाई करो, 8 × 6 48, और 40 और 4 होता है 44। कुल मिला के जो हमको ब्याज यहाँ पर मिल रहा है वो कितने रुपए का? 4480। अगला देखिए, ये समस्या आई आपके 11 से 1/9%। क्या दिक्कत है भाई? आप 11 से 1/9% को नहीं लिख सकते कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन 100/9 तो लिख सकते हैं इसको। 11 से 1/9 को सरल करके देखो कितना आ रहा है, 100/9 आएगा। तो 100/9% लिखने में कोई दिक्कत आपको सिंपल है। देखो दर वार्षिक है ना, और यहाँ यूनिट भी देख लो वर्ष में, तो कोई दिक्कत, केवल मल्टीप्लाई तो करनी PRT की। P की वैल्यू बताइए कितनी है 4200, R की वैल्यू 100/, और टाइम कितना है बटे में कितना आएगा? पहले तो 100 से 100 काटना, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, 3 × 2 = 6 और 3 दिया और कटना है। 3 से 42 काटेंगे 14 लगेगा 14। अब बचा क्या 1400 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2800 आ गया। क्या दिक्कत है? आपको 11 से 1/9% देख के डरना ही नहीं था। इसको 100/9 लिखने की केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है केवल। हाँ, अगर आपको और ज्यादा थोड़ा सा वो करना है तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बता दो बस। कितना होगी 11 से 1/9% की फ्रैक्शन? 1/9। तो अगर मैं कहूँ कि मूलधन यानी कि 9 रुपए आप किसी से उधार लेके आए हो, तो 1 साल में 1 रुपए का ब्याज बनेगा। 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितने रुपए बनेगा? 1 रुपए। अगर 9 रुपए उधार लेंगे, चलो ठीक है भाई, उधार यानी कि मूलधन राशि हमने कितने रुपए मान ली, तो 1 साल में 1 ही रुपए का तो ब्याज लगेगा। कितने साल का ब्याज निकाल रहे हो?
6 साल का निकाल रहे हो ना, बताओ 6 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो क्या 6 साल में 6 रुपए नहीं मिलेगा? अगर 1 साल में 1 रुपए का ब्याज आपको कोई दे रहा है तो 6 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 6 रुपए का मिलेगा। आपको मूलधन दे रखा, ब्याज निकालना है, तो मूलधन यानी 9 की वैल्यू पता है कितनी है? 4200। थोड़ा और सरल करना हो तो इसका रेशियो ले लो, वरना आपको 1 की वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4200 और बटे में कितना आ जाएगा? ये 1 यूनिट बराबर आ गया। हमें ब्याज निकालना है और ब्याज कितने रुपए? 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 4200 बटा 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। आप खुद देख लो, सेम वही कैलकुलेशन आएगी। 1400 और 2 का गुणा कर लो, कितना आ गया? 28। तो इसकी जरूरत है क्या इस सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी? आराम से आप पीआरटी बटे 100 से जो चीज कर पा रहे हो सॉल्व, तो क्यों हम इसके चक्कर में पड़ेंगे, खाली दिमाग खपत करेंगे? ब्याज निकालने के लिए इतना काफी। आरओटी की यूनिट बराबर कर लो। कभी आपको जब डबल सवाल होते हैं कि आपसे कहेगा 6 साल में इतनी हो रही है धनराशि तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, तब हम जब वो समझेंगे कि हम फ्रैक्शन में बदल के उसका रेशियो कैसे देख लो। भैया 1800 रुपए 11% की दर से उधार दीजिए, लेकिन समय दे रखा है 3 साल 229। अब समस्या क्या है, दर कैसी दे रखी? तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। 3 वर्ष में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 219 दिन में तो दिक्कत है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 366? 365 ही मान लें, 66 ही होते कभी। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, लीप वर्ष वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट। तो अब क्या करोगे? देखो बात ये है, जब कुछ नहीं कहा जाए तो आप उसको सामान्य वर्ष की तरह ट्रीट करो। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है, तो आप जब यहाँ समय को वर्ष में बदलने की कोशिश करेंगे तो 3 साल को तो नहीं बदल रहा है ना। अरे वर्ष तो ये पहले से ही वर्ष है ना, 219 दिन को बदलो। जब आप दिन को वर्ष बदलते हैं तो फिर आपको 1 साल में 365 दिन होते हैं। हम 365 से 219 को क्या करेंगे? अब 365 की कहानी है कि आप इसमें ढूंढते रहेंगे किससे बात करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखना, 365 केवल 2 ही संख्याओं से कटता है, एक तो 73 और दूसरा 5। 73 और 5 के अलावा किसी तीसरी संख्या से 365 डिवाइड नहीं होता। तो अब अगर 365 जैसे ही नीचे लिखो तो दिमाग में रखना कि ये 73 से कटेगा या फिर 5 से। अब ये 219 लिखना है, ये 73 का 3 गुना ही तो होता है 219। 73 का 3 गुना कितना होगा? 70 का 3 गुना 210 और 3 का 3 गुना। अब 73 का ये होता है 5 गुना। आप देखो 73 का 5 गुना कितना होता है? तो 3/5 है ये। अगर आप इसको और थोड़ा सरल करें तो 3 सही 3/5 लिखिए पहले। क्या आएगा? 5 3 15 और 3 18 और बटे में कितना आएगा? ये जो 3 साल 219 दिन का समय है, ये एक्चुअल में 3 सही 3/5 साल है। अब 3 सही 3/5 साल को अगर सरल करेंगे तो 18। अब तो ब्याज निकाल लोगे भाई। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा? एक ही फॉर्मूला है, पीआरटी बटे 100। आप वैल्यू लगा लो केवल। पी की जगह कितना दे रखा है? आर की जगह 11 और टी की जगह 18/5 बटे में कितना आएगा? 10। इसको सही कर लो। आप देखिए 100 से 2 जीरो कटेगा, 5 से 10 कटेगा, कितने बार में? कितना आ गया ब्याज? पहले बताइए 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324, क्योंकि 18 का 2 बार मल्टीप्लाई और 324 में 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा। जो ब्याज बन रहा है वो कितने रुपए का बन रहा है? 648 रुपए का। लेकिन क्या आपसे ब्याज पूछा है? पढ़िए, आपसे ब्याज नहीं पूछा है भाई। आपसे क्या पूछ रहा है? देखो ध्यान से, पूछ रहा है कि 3 साल 219 दिन में पैसा कितना हो जाएगा। तो आपने उधार कितना लिया है? 1800 रुपए और ब्याज कितना बना लिया, तो कितना हो जाएगा अब ये पैसा? 1800 प्लस मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिए। जब पूछे पैसा कितना हो जाएगा तो आप समझ लो कि ब्याज को ऐड करने में अब ये कितना हो रहा है। 1800 में 600 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2448
648 रुपए। आपका जो अमाउंट है वो मिश्र धन के रूप में कितना हो जाएगा? 1800 तो उधार लिया है, 648 ब्याज का मिल गया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2448। अब इस सवाल को देखिए, पहले तो नोट कर लीजिए, उसको मैं बाद में करता हूँ, फटाफट बहुत गंदा हो जाएगा बोर्ड। अच्छा लाइट ही वाली वो उधर से बंद होगी। सब बंद कर दी, ये वाली बंद कर दो केवल। हाँ बात सही है। कर सकते हैं सर, किसमें करना है? दिन में, पास से, महीने में? देखो जैसे वार्षिक दर है, आपको महीने में चेंज करना है, 12 से डिवाइड कर दो, वार्षिक हो जाएगी, सॉरी महीने में हो जाएगी। महीने में दर है, वर्ष में चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 12 महीने बराबर ही तो 1 साल होता है, तो 1 महीने का अगर कोई इंटरेस्ट बता रहा है 12 महीने का निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 साल का बता रहा है 1 महीने का निकालेंगे तो 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नोट हो गया क्या? सिग्नेचर वाला तो कोई नहीं बचा? ऐसा कोई बच्चा है जो जिसने सिग्नेचर ना की हो? अटेंडेंस कॉपी अब पीछे जिन्हें जिन्हें ना की हो पीछे पास करते जाना कर। इधर का नोट हो गया पहला दूसरा क्वेश्चन तो
हर तरीके के सवाल आते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि इतने सरल क्यों आ गए, है ना। कभी कभी ये लगता है सरल तो थे लेकिन कैलकुलेशन बहुत थी। तो जस्ट तुम्हें करना है कि कौन सा सवाल कितने समय में होना चाहिए। 11% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है कितना। अब आपसे कह रहा हूं मूलधन बताइए। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये तो बताया था कि आप इन 3 चीजों को ध्यान रखिए, P इंटू आर इंटू टी, ये बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब मुझे ऐसे यहाँ से क्या निकालना है, P निकालना है ना। मूलधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप देखिए साधारण ब्याज और इंटू 100, ये तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, नीचे क्या आएगा आर और टी। बस एक लाइन में बात खत्म। साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको, 9570, इंटू में 100 है तो 100 लिख दीजिए। दर हमारे पास 11% है और टाइम जो है वो हमारे पास कितना साल है, ध्यान रखना वार्षिक दर है और समय भी वर्ष में। यूनिट यहाँ भी बराबर होनी चाहिए वरना आपका आंसर गलत है। करिए सॉल्व। 11 से काटेंगे, 11 8 80 होता है, बचेगा 7, फिर 7 बार 870 और फिर 3 से काट लीजिए। 870 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना देगा। अब आप देखिए 290 को 100 से गुणा करना है, तो 290 इंटू 100 यानी कि जो मूल धनराशि थी वो कितनी थी, 19,000। दूसरा तरीका ओरल कैलकुलेशन की करना। 11% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बनेगा कितना, 11 और 3 की मल्टीप्लाई कर लो, ब्याज बनेगा कितने परसेंट। 11% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 33% ही तो बनेगा। 33% की वैल्यू दे रखी है आपको, 33% की वैल्यू दे रखी है 9,570। 11 दिया 33, 3% की वैल्यू आ गई 870 रुपए। अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने रुपए के बराबर आ जाएगी, 290। आपको जो ब्याज देखा 33% बनना है और ये 9,570 रुपए है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1% की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही, 290 आ रही। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूल धनराशि। तो मूल धनराशि निकालने के लिए हमको डायरेक्ट निकालना है कितने परसेंट होगा, 100%। और 100% की वैल्यू निकालते तो 100 से गुणा कर दीजिए, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। अब ये वाला तरीका कब आपको लगाने की जरूरत, अब यहीं पर आपसे ये पूछ लेता तो 12% के हिसाब से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 11% के हिसाब से 3 साल का तो दे दिया, उसी धनराशि का 12% के हिसाब से 5 साल का ब्याज बताइए। तो पहले आप निकालते प्रिंसिपल, फिर 12% के हिसाब से 5 साल का उसका ब्याज निकालते। करना ही नहीं, आपको पता है 11% के हिसाब से 3 साल का ब्याज तो पता ही लग गया कितना है, 33%। अगर कोई मुझसे 12% के हिसाब से 5 साल का पूछेगा तो 12 × 5 मुझे कितना परसेंट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट 1% निकाल के सीधे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों निकालूंगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आगे 9,000 रुपए 5% की दर से कितने समय में 17,100 रुपए हो जाएंगे। देखिए मूलधन तो आपको बता दिया कितना है यहाँ, और बोल दिया 17,100 रुपए हो जाएंगे। जब आपसे रुपए में आंसर ना पूछे तो आप समझ लेना कि आप जो भी रेशियो लेंगे उससे भी आंसर सेम आएगा, मतलब वैल्यू को थोड़ा हल्का करेंगे हम। यहाँ पर देखो आपको आंसर रुपए में थोड़ा ना देना है, आपको बताना है कितना समय लगेगा। तो जब मेरे को वैल्यू को सॉर्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे 2 जीरो यहाँ भी आ रहे हैं, काटिए। हम सवाल ये पढ़ रहे हैं 90 रुपए 171 हो गए, और 90 रुपए 171 हो गए तो जरा बताओ ब्याज कितने का मिला। 90 रुपए 171 होने में कितना ब्याज मिलेगा, 81 रुपए ही तो बढ़ रहे हैं। आगे की बात समझिए, अगर 81 रुपए बढ़ रहे हैं और दर कितने परसेंट है, 5% है, तो यहाँ दर लिख लीजिए। निकालना क्या था, समय निकालना है। फिर से आइए, अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम को छोड़कर बाकी सब कुछ तो बटे में जाएगा। तो साधारण ब्याज इंटू 100, टाइम यानी टी यहाँ पर है, तो बचा क्या, पी और इसको नीचे। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आ रहा है, 81 इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 90 रुपए इंटू 5। ठीक है, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, 9 ने 81, 90 को 5 से भाग करेंगे तो 18 ही तो आएगा। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो कितने साल का आएगा, 18 साल। अगर किसी को लग रहा है वो 9,000 और 17,100 से ही करेगा तब भी वही आंसर आएगा। भाई यहाँ पर 81 के आगे 2 जीरो भी तो आएंगे। अब 81 के आगे 2 जीरो आएंगे तो 90 के आगे भी 2 जीरो आएंगे जो काट चुके, वो बाद में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस थोड़ा हल्का हो जाता है ना सवाल, तो लगता है कि आसान बन गया आपने। यहाँ पर 6,000 रुपए 4 साल में कितने हो गए,
भाई 6,000 रुपए तो उधार लिए, तो मूलधन तो हमें 6,000 रुपए पता ही है, मूलधन कितना है? अब 4 साल में ये हो गया 7,500। तो मैं इसको सरल कर देता हूँ, 0 से 0 काट दो। 60 रुपए अगर 75 रुपए हो गए तो कितना ब्याज मिला बताओ भाई? 60 रुपए अगर 75 रुपए हो जाएंगे तो ब्याज कितना मिल रहा है? 15 रुपए मिल रहा है। थोड़ा दिमाग लगा लोगे, 15 रुपए 60 पे को मिला है, तो 15/60 कितना होगा? अरे 15 रुपए 60 पे मिला है तो 15/60 1/4 ही होगा। 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4 कितना परसेंट होगा? 20-25 दोनों होते हैं, 25% होगा। मैं ये नहीं कह रहा, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा डेवलप करने की, ओपन करने की कोशिश करो। 15 रुपए ब्याज मिला मुझे, कितना रुपए मूलधन था? अगर मुझे ये चीज डायरेक्ट दिख रही होती तो मैं समझ जाता 1/4 ब्याज मिल रहा है और 1/4 परसेंटेज में कितना होता है। अब ये वाली चीज मैं बिना पेन के कर सकता हूँ अपने माइंड 2 सेकंड। 25% का ब्याज है और कितने साल में? तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ब्याज दर क्या 6 से 1/4% नहीं आएगी? अब देख लेना निकाल के इतनी आएगी। चलो भाई ब्याज की दर निकालिए, आर की वैल्यू। भाई आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आर निकालेंगे तो पी और टी ले जाएंगे, साधारण ब्याज इंटू 100 और बटे में क्या क्या आएगा? पी इंटू, अब इसको ध्यान रखो, पी आर टी का कॉम्बिनेशन, आर निकालेंगे तो पी और टी नीचे आ जाएगा। अगर मुझे टी निकालना है तो पी और आर नीचे आ जाएगा, पी निकालना है तो आर और टी नीचे आ जाएगा। आपको फॉर्मूला रटकर ये समझने की जरूरत है। साधारण ब्याज है कितने रुपए का? 15 और मूलधन है 60 रुपए का। 4 साल का समय है तो 15 से हम काटेंगे यहाँ 4 बार और 4 से इसको काटेंगे 25 बार। 25 को 4 से भाग किया तो आएगा 6 सहित 1/4% वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रखना है भाई, ब्याज की दर तो वार्षिक है लेकिन समय दे रखा है 2 वर्ष 4। यूनिट तो बराबर करनी पड़ेगी। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना यह है कि अगर साधारण ब्याज 525 है तो वो धनराशि कितनी है। देखिए दर के बारे में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। 4 दिया 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15/4। कोई दिक्कत नहीं, टाइम चेंज करना पड़ेगा। 2 साल में कोई दिक्कत नहीं है। दो साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसको नहीं चेंज करना है, केवल किसे बदलने की जरूरत है? 4 महीने को वर्ष में बदलिए और 4 महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप भाग किससे करेंगे? 12 तो महीने होते हैं एक साल में, 12 से भाग करेंगे तो ये भी वर्ष में आ जाएगा। अब 4/12 को और सरल कर सकते हैं क्या? 1/, अब लिखिए 3 × 2 6 प्लस 1 7, यानी कि ये जो समय है ना ये एक्चुअल में कितना है? 7/3। अब क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, पी की वैल्यू। फॉर्मूला आपको लिखा तो चुके, साधारण ब्याज गुणा नीचे क्या क्या आएगा? आर इंटू साधारण ब्याज कितने रुपए है? 500 गुणा 100। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 15/, और टी की वैल्यू 7/3। बस इस पार्ट को अगर सरल कर लिया मूलधन आ जाएगा आपका। देखिए 15 और 7 का गुणा कितना होता है? 105। 105 का 5 गुना 525। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। 4 × 3 कितना होता है? 12। 12 ऊपर जाएगा 1200। 1200 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मूलधन कितना आ जाएगा? आपको कैलकुलेशन अगर ऐसे ना समझ में आए तो जैसे आप करते हो वैसे करो, आएगा आंसर 6000। ये वाला सवाल करा दिया। सवाल तो नोट हो गया होगा सबका, ये बस सॉल्यूशन देख लो इसका क्या है। देखो भाई, इन्हें बी को 1800 रुपए एक शर्त पे दिए, और शर्त कैसे रखी उसने? आप मान लो एक कोई व्यक्ति और बी कोई व्यक्ति है, इन्हें बी को उधार दिए, इस शर्त पे दिए, साधारण ब्याज पर ही दिए, लेकिन पहले 5 साल के लिए कह रहा ब्याज की दर कितनी लगाएंगे? 8%। आप समझते जाना एक बात को, शुरुआत के जो 5 साल रहेंगे, इन 5 साल तक जो ब्याज की दर लगाएगा वो कितना %? तो शुरू के 5 साल में 8% के हिसाब से टोटल कितना ब्याज बन गया? 5 को 8 से मल्टीप्लाई तो सभी कर सकते हैं। अरे 1 साल का 8% ब्याज तो 5 साल का कितना बनेगा?
40% सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि। अब कह रहा है अगले 3 वर्ष ब्याज दर कितनी लगाएंगे, तो 5 साल के बाद अगले वाले जो 3 साल होंगे यहाँ पर जो ब्याज की दर होगी वो कितने % होगी, तो 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 30%। अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग ब्याज दर होता है। अब आगे की बात, अगर 8 साल के बाद, 8 साल हो गए नहीं हो गए क्या, 5 साल और 3 साल कितने हो गए, 8 साल के बाद भी कंटिन्यू उधार रहता है तो ब्याज की दर इससे भी बड़ा ज्यादा कर देंगे। अब ब्याज दर कितनी कर देंगे, भाई 5 साल तक अगर उधार रहेगा तो सिर्फ 8% का ब्याज देना है। 5 साल से ज्यादा अगले 3 साल तक रखोगे तो कितना रहेगा, 8 साल से अगर ऊपर बढ़े अगर आप, तो आपको ब्याज की दर कितने % लगाएंगे, 12। अब 12% ब्याज की दर लगाई जाएगी, लेकिन कितने समय के लिए लगाएं ये हमें कैसे पता लगेगा, इसने पता है कितने समय के बाद पैसा वापस करना है, 10 साल के बाद वापस करना है ना, तो 5 और 3 कितने साल हो गए, तो बचे कितने साल, अरे 10 साल में से 8 साल अगर माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, तो आगे जो 12% का ब्याज लगेगा वो सिर्फ कितने साल लगेगा, तो 2 साल को अगर 12% से मल्टीप्लाई करो कितना ब्याज होगा, तो टोटल कितना हो गया, 40 और 30 70 और 24, यानी कि इस व्यक्ति को वापस करने के लिए कितने % ब्याज देना पड़ेगा, 94% ब्याज देना पड़ेगा। तो आप इसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेना, ब्याज सीधे कितने % आ रहा है, 94%। उधार कितना लिया है, 1800, तो 1800 रुपए का 94% निकालना क्या बहुत कठिन काम है, 94% कैसे निकालेंगे, 94/100 से, भाई आपको बता तो दिया कि ब्याज कितना बन रहा है, 94%। अब जितना उधार लिया उसका 94% निकाल के देख लो, उधार कितना लिया इसने, 1800 रुपए, 1800 रुपए का 94% निकालिए, जीरो तो कट जाएगा, 18 चौक 72, 18 × 9 162, 162 में 7 जोड़िए 169, यानी कि 1692 रुपीज। टोटल ब्याज इसका कितना बन रहा है, 1692 रुपए ये ब्याज बन रहा है। अब जरा लास्ट लाइन पढ़ लेगा ध्यान से, बी को ए को कितने रुपए वापस करेगा, बी ए को कितने रुपए वापस करेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी से उधार लिए पैसे वापस करने जाओगे तो केवल ब्याज दे क्या होगा, क्या वापस करोगे, मिश्र धन, मूलधन, जितना उधार लिया वो भी करना है और जितना ब्याज बना है। तो जब ये वापस करेगा ना, तो इसने उधार लिया था कितना, 1800, और इसका ब्याज बन गया 1600, तो जब वापस करेगा तो कितना करेगा, 8 6 14 2 1 3, यानी कि वापस करने पहुंचेगा तो कितने रुपए वापस करेगा, 3492 रुपए वापस करने पड़ेंगे इसको। ऐसा थोड़े ना कि ब्याज बन गया तो सिर्फ ब्याज वापस करके चले आओगे, आप जब जाएंगे वापस करने तो आपने जो उधार लिया वो उसके साथ साथ जितना ब्याज है दोनों मिला के तो वापस करोगे। तो मूलधन प्लस ब्याज कितना हो रहा है, 3400। कितना होगा, 33।